हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं तरुण गुप्ता, आप सबका टीचर, दोस्त और मेंटर। स्वागत करता हूं फिर से हमारी और आपकी लॉ पाठशाला में। लॉ पाठशाला में हम आपकी नॉलेज को बिल्कुल भी लिमिट नहीं रहने देंगे और एकदम अनलिमिट लेके चलेंगे। चलो शुरुआत करते हैं। मैं हूँ फाउंडर ऑफ द लॉ पाठशाला। मैं सिलेक्टेड एग्जीक्यूटिव लीगल ऑफिसर रह चुका हूँ नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन में। एंड मैंने क्लैट में, पीजी में ऑल इंडिया रैंक 28 हासिल करी है एंड आईलेट में ऑल इंडिया रैंक 42 हासिल करी है। और मैं नेट भी क्वालिफाइड हूँ। ये तो बात रही मेरी क्वालिफिकेशंस की। तो आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा ना, वो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं जुडिशरी के ऊपर। क्योंकि हमारे काफ़ी सारे बच्चे आने वाले टाइम में जज जो बनने वाले हैं, तो हमें पता होना चाहिए कि अपॉइंटमेंट, ट्रेनिंग, रिटायरमेंट और रिमूवल क्या होता है जजेस का, और कैसे होता है। कि हमें अपने बारे में तो पता होना ही चाहिए ना कि हम जज बनने वाले आने वाले टाइम में। तो बात करते हैं विद अपॉइंटमेंट ऑफ द जजेस। अपॉइंटमेंट ऑफ द जजेस में हम देखते हैं पहले कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट को। कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट में हम सबसे पहले देखेंगे सुप्रीम कोर्ट के बारे में। सुप्रीम कोर्ट में आपको एक मैजिकल आर्टिकल दिखाऊं। ये एक मैजिकल नंबर सुप्रीम कोर्ट में। आप पूछेंगे सर आप कैसी बातें करें, मैजिकल नंबर कैसे हुआ। तो बच्चे मैजिकल नंबर ऐसे हुआ क्योंकि आप देखेंगे कि इस्टेब्लिशमेंट भी, हमने जैसे प्रीवियस लेक्चर्स में बात कर रहे थे कि इस्टेब्लिशमेंट भी सुप्रीम कोर्ट का आर्टिकल 124 में हो रहा है। हमारा अपॉइंटमेंट भी 124 में हो रहा है। अगर रिमूव करना हो तो भी हम 124 देख रहे हैं। क्वालिफिकेशन देखनी हो तब भी हम 124 देख रहे हैं। तो हमारे इसलिए 124 है ना, ये काफ़ी मैजिकल आर्टिकल बन जाता है हमारे बच्चों के लिए। तो 124 एकदम अच्छे से पढ़ना है। तो जजेस सुप्रीम कोर्ट में की बात करें ना, आर्टिकल 124 की कॉन्स्टिट्यूशन में, तो कैसे अपॉइंटमेंट होता है सुप्रीम कोर्ट में। एपेक्स कोर्ट है सुप्रीम कोर्ट, पहली बात तो एकदम सुप्रीम। इससे ऊंचा कोई कोर्ट नहीं है, उच्चतर कोर्ट है। तो इसमें जो अपॉइंटमेंट होता है प्रेसिडेंट के द्वारा होता है। अपॉइंटमेंट प्रेसिडेंट करता है। प्रेसिडेंट कैसे करता है, कंसल्टेशन किससे लेता है, कंसल्टेशन लेता है वो सुप्रीम कोर्ट की जजेस के से और हाई कोर्ट की जजेस के से। ये कहाँ पे मेंशन्ड है, हमारा आर्टिकल 124 के अंदर मेंशन्ड है, जो कि हमारा एक मैजिकल आर्टिकल है। और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कॉन्टैक्ट करता है। अगर देखो हमें किसी और जजिस का अपॉइंटमेंट करना है ना चीफ जस्टिस के अलावा, तो हमें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया तो पूछना चाहिए भैया कि क्या इसे अपॉइंटमेंट कर ले, उसकी भी राय लेनी चाहिए। ठीक है, हम राय ले रहे हैं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की भी, और बाकी हम सुप्रीम कोर्ट की जजेस और हाई कोर्ट के जजेस की तो राय ले रहे हैं, जो कि डीम फिट लगता है प्रेसिडेंट को। हम उनकी भी राय ले रहे हैं। और क्वालिफिकेशन के बारे में बात कर लेते हैं। अब क्वालिफिकेशन आप पूछें कौन सा आर्टिकल में है, मैजिकल आर्टिकल 124। 124 में क्वालिफिकेशन के बारे में बात करें तो इसको एक भारतीय नागरिक होना चाहिए। भारतीय नागरिकता के साथ साथ उसे एक जज होना चाहिए हाई कोर्ट का। हाई कोर्ट का उसमें 5 साल की उसकी, मतलब उसने जज सर्व करा हो हाई कोर्ट में, या फिर 2 से ज़्यादा हाई कोर्ट में। 2 से ज़्यादा इसमें इसलिए लिखा है कि जैसे हमारी हाई कोर्ट में काफ़ी सारे ट्रांसफर्स होते रहते हैं, इसलिए 2 से ज़्यादा हाई कोर्ट्स लिखा है। या तो वो एक एडवोकेट हो जिसकी 10 साल से ज़्यादा प्रैक्टिस हो, या तो एक प्रोमिनेंट जूरिस्ट हो, प्रेसिडेंट ने जिसे प्रोमिनेंट जूरिस्ट बोला हो। अब हाई कोर्ट के बारे में बात करते हैं तो हाई कोर्ट का जो हमारा अपॉइंटमेंट होता है ना, वो होता है 217 में, आर्टिकल 217 में। अब इसमें 217 में कैसे अपॉइंटमेंट होता है, अपॉइंटमेंट कौन करता है, अपॉइंटमेंट करता है इसमें प्रेसिडेंट कंसल्ट करता है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से, गवर्नर से। और अपॉइंटमेंट अदर देन दी चीफ जस्टिस, जैसे कि हमने सुप्रीम कोर्ट में पढ़ा गया कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का अपॉइंटमेंट के अलावा दूसरे किसी जज का अपॉइंटमेंट हो रहा है तो हमें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से पूछना चाहिए। वैसे हम हाई कोर्ट में भी किसी और जज का अपॉइंटमेंट हो रहा है तो हमें हाई कोर्ट के जज से, मतलब चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट से, उस स्टेट के राय लेनी चाहिए अपॉइंट करने से पहले किसी भी हाई कोर्ट में जज को। अब हाई कोर्ट की जज की क्वालिफिकेशन के बारे में बात करें तो उसको भी एक भारतीय नागरिक होना चाहिए, हमारी तरह, आपकी और मेरी तरह। और उसके पास 10 साल का या तो एडवोकेट का एक्सपीरियंस हो, या तो उसके पास जुडिशियल पोजीशन हेल्ड करी है उसने 10 साल से ज़्यादा किसी भी, मतलब हमारे जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स में और स्मॉलर कोर्ट्स में। अब डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के बारे में बात कर लेते हैं। तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जो हमारा अपॉइंटमेंट होता है वो होता है आर्टिकल 233 के अंदर, 233 में। अच्छा, एक और चीज़ बताइए कि सुप्रीम कोर्ट के जो आर्टिकल्स हैं 124 से लेके, वो कौन से पार्ट में, कॉन्स्टिट्यूशन में।
बताइए। तो वो है हमारे पार्ट 5 में, चैप्टर नंबर 4, पार्ट 5 चैप्टर नंबर 4 में। अब डिस्ट्रिक्ट कोर्ट कहाँ पर आता है? डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स हमारे आते हैं पार्ट 6 में, ठीक है। और चैप्टर नंबर भी क्या है इसका? 6 है। और अगर हाई कोर्ट के बारे में बात करें तो हाई कोर्ट चैप्टर 5 में है, पार्ट 6 के अंदर, स्टेट के अंदर है। पार्ट 5 हमारा यूनियन है और पार्ट 6 हमारा स्टेट है। अब आर्टिकल 233 के बारे में क्वालिफिकेशंस की बारे में बात करें डिस्ट्रिक्ट जज की, तो डिस्ट्रिक्ट जज को एक स्टेट जुडिशियल ब्रांच का मेंबर होना चाहिए, मतलब कि उधर जज सर्व करता हुआ होना चाहिए स्मॉलर कोर्ट्स में। और उसके पास या तो फिर उसके पास 7 साल का एक्सपीरियंस हो एज एन एडवोकेट, तभी वो मतलब एलिजिबल होगा कि उसे एज जज अपॉइंट कर सके किसका? डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का। तो अब बात कर लेते हैं करंट जज अपॉइंटमेंट प्रोसीजर के बारे में। तो जजिस को जो अपॉइंट करना ना काफ़ी मुश्किल टास्क है, कि काफ़ी रिस्पेक्टेड पोस्ट भी है और काफ़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी वाली पोस्ट भी है। आपको किसी की ज़िंदगी का फैसला देना है, तो इसलिए काफ़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी वाली पोस्ट है जुडिशरी। तो इसलिए आपको अगर जज बनना है और आप एक जज बनना चाहते हैं, तो आपके ऊपर बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज आने वाली है, किसी की आप ज़िंदगी का फैसला लेने वाले हैं। तो जो भी डिसीजन ले एकदम सोच समझ के लेना और बिल्कुल भी करप्ट मत होना। अब सुप्रीम कोर्ट के जजेस के बारे में बात करें तो सुप्रीम कोर्ट के जजेस का जो अपॉइंटमेंट होता है वो 4 सीनियर मोस्ट जजेस करते हैं सुप्रीम कोर्ट की, विद द कंसल्टेशन विद द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। फिर वो किसको फॉरवर्ड करते हैं? यूनियन मिनिस्टर ऑफ लॉ एंड जस्टिस को। आज की डेट में हमारे यूनियन मिनिस्टर ऑफ लॉ एंड जस्टिस कौन है? किरण, या आज के टाइम में हमारे प्रेसिडेंट यूनियन मिनिस्टर ऑफ लॉ एंड जस्टिस है। अपॉइंटमेंट प्रोसीजर सुप्रीम कोर्ट में प्रेसिडेंट ही करता है सारा। अपॉइंटमेंट प्रेसिडेंट करता है और भी प्रेसिडेंट ही दिलवाता है। अब बात करते हैं हाईकोर्ट के जजेस के अपॉइंटमेंट की तरफ। हाईकोर्ट के जजेस का अपॉइंटमेंट कौन करता है? हाईकोर्ट के जजेस का अपॉइंटमेंट करता है चीफ जस्टिस और 2 सीनियर मोस्ट जजेस होते हैं हाईकोर्ट के। जैसे वहाँ पे 4 सीनियर मोस्ट जजेस हैं, यहाँ पे 2 सीनियर मोस्ट जजेस हैं हाईकोर्ट के। अब ये क्या करते हैं ना कि जो स्टेट के गवर्नर और स्टेट के सीएम है उनको रिपोर्ट सेंड करते हैं। अब वो फिर सेंड करते हैं किसको? यूनियन मिनिस्टर ऑफ लॉ एंड जस्टिस को। यूनियन मिनिस्टर ऑफ लॉ एंड जस्टिस कौन है हमारा? श्री किरण रिजिजू। श्री किरण रिजिजू जी क्या करेंगे? श्री किरण रिजिजू जी अपनी जो रिपोर्ट है वो ट्रांसफर करेंगे पूरा होल डॉक्यूमेंट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को। तो वो रिकमेंडेशन देंगे यूनियन मिनिस्टर लॉ एंड जस्टिस को, कंसल्ट करेंगे किसके साथ? 2 सुप्रीम कोर्ट के जजेस के साथ। फिर उनको रिकमेंड करेंगे यूनियन मिनिस्टर लॉ एंड जस्टिस को, जो कि कंसल्ट करेंगे, फिर प्राइम मिनिस्टर को देंगे, प्राइम मिनिस्टर कंसल्ट करेंगे प्रेसिडेंट से, फिर प्रेसिडेंट क्या करेंगे? प्राइम मिनिस्टर को देंगे, प्राइम मिनिस्टर कंसल्ट करेंगे प्रेसिडेंट के साथ। प्रेसिडेंट फिर गवर्नर हमारा अपॉइंट करता है हाई कोर्ट में, और वो गवर्नर ही वो दिलवाता है हाई कोर्ट के जजेस को। अब एग्जामिनेशन की बात कर लेते हैं, हिस्टोरिकल डिबेट ऑन जज अपॉइंटमेंट इशू के बारे में। काफ़ी ज़्यादा इश्यूज हुए थे कि मतलब कि जुडिशरी का अपॉइंटमेंट प्रोसीजर को लेके, कि मतलब कोई कहता था कि जुडिशरी सुप्रीम है, कोई कहता है प्रेसिडेंट सुप्रीम है। अब बात करें प्रेसिडेंट की, तो प्रेसिडेंट हमारे कहते हैं जितनी भी एग्जीक्यूटिव पावर है हमारी प्रेसिडेंट की वो वेस्ट करती है विद द प्रेसिडेंट, ठीक है। अब ये हमारे कहाँ पे मेंशन्ड है? हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ही मेंशन्ड है ये। हम फर्दर लेक्चर्स में डील करेंगे। तो जितनी भी हमारी एग्जीक्यूटिव पावर होती है ना वो प्रेसिडेंट के हाथ में वेस्ट करती है। और 1958 में लॉ कमीशन रिपोर्ट आई थी नंबर 14, इसमें एमसी सेटलवार्ड ने जो कि इंडिया के फर्स्ट अटॉर्नी जनरल थे, उन्होंने प्रिसाइड करा था इस लॉ कमीशन में। उन्होंने कहा था कि काफ़ी ज़्यादा मतलब एक जुडिशरी का भी इसमें रोल रहना चाहिए, एक कंसल्टेशन प्रोसीजर रहना चाहिए इसके अंदर। इसमें हमने काफ़ी सारे केस लॉस पढ़ते हैं। फर्स्ट पे हम पढ़ते हैं फर्स्ट जरीज केस। फर्स्ट जरीज केस की अगर हम बात करें 1981 का केस है ये। इसमें क्या हुआ था कि इसमें मना कर दिया था कि भाई, उन्होंने कहा था कि एग्जीक्यूटिव ही सुप्रीम है, जुडिशरी का रोल की हमें ज़रूरत नहीं है, इसमें एग्जीक्यूटिव को एकदम सुप्रीम कर दिया था। अब बात करें सेकंड जरीज केस के बारे में।
अब सेकंड जजेस केस में क्या हुआ कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के रोल को भी बोला कि भाई जुडिशरी का भी रोल चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट रोल है जुडिशरी का भी। उन्होंने कहा चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सुप्रीम है। अब 1998 में जब प्रेसिडेंशियल रेफरेंस केस में आया ना, उन्होंने कहा कि पार्टिसिपेटरी कंसल्टेटिव प्रोसेस है, कि मतलब आपस में बातचीत करने वाला प्रोसेस है अपॉइंटमेंट का, इसमें हमें कोई भी कोलिजन सिस्टम की जरूरत नहीं है। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, तो एक बार दोबारा एक बार पढ़ लेते हैं। फर्स्ट जरीज केस में क्या हुआ था? फर्स्ट जरीज केस में एग्जीक्यूटिव को सुप्रीम करा, सेकंड जरीज केस में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को सुप्रीम करा। अब प्रेसिडेंशियल रेफरेंस केस में क्या हुआ? प्रेसिडेंशियल रेफरेंस केस में करा कि इन्होंने कई कंसल्टेटिव प्रोसेस है, हमें कोलिजन सिस्टम की जरूरत नहीं है। फिर एनजेसी भी आया, एनजेसी लेकिन हमारा हट गया था 2014 में। एनजेसी में मतलब कि उन्होंने कहा कि काफ़ी सारे लोग इसमें जुडिशियल अपॉइंटमेंट भी, मतलब जुडिशरी के मेंबर्स भी होने चाहिए अपॉइंटमेंट कमीशन में। जुडिशरी के साथ उन्होंने काफ़ी सारे एग्जीक्यूटिव पोस्ट और लेजिस्लेचर का भी काफ़ी बड़ा रोल कर दिया था, कि मतलब इसमें कहते हैं कि लेजिस्लेचर का भी रोल हो जाएगा फिर हमारी जुडिशरी के अंदर, कि मतलब एक तरह से काफ़ी ज़्यादा करप्शन वाली पोस्ट हो जाएगी फिर जुडिशरी, करप्शन आ जाएगा जुडिशरी के अंदर। तो इस वजह से हमारा जो प्रोसीजर था ना कि मतलब प्राइम मिनिस्टर को भी डालना और काफ़ी सारे लीडर्स को भी डालना, वो चीज़ हमने हटा दी, एनजेसी को हटा दिया, इस चक्कर में स्टक डाउन कर दिया, ताकि हमारे जो जुडिशियल सिस्टम है एकदम इंडिपेंडेंट रहे, कोई भी करप्शन ना आए जुडिशरी सिस्टम में। अब जुडिशियल ट्रेनिंग की बात करें, जो भी जितने जितने भी जज की ट्रेनिंग है ना, वो सारी होती कहाँ पे? भोपाल में, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट की जजेस की ट्रेनिंग है वो भोपाल में होती है, नेशनल जुडिशियल अकेडमी में। नेशनल जुडिशियल अकेडमी 1993 में स्टैब्लिश हुआ था, जिसका रजिस्टर्ड ऑफिस है वो कहाँ पर है? न्यू दिल्ली में। ये क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि इसका रजिस्टर्ड ऑफिस कहाँ पर है? न्यू दिल्ली में। और कहाँ पर है? भोपाल में, नेशनल जुडिशियल अकेडमी। अब रिटायरमेंट ऑफ जजेस के बारे में बात कर लेते हैं। रिटायरमेंट ऑफ जजेस, जैसे कि सुप्रीम कोर्ट के जजेस कब रिटायर होते हैं? सुप्रीम कोर्ट के जजेस 65 में, हाई कोर्ट के 62, डिस्ट्रिक्ट 60, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट के 65 में रिटायर हो रहे हैं, हाई कोर्ट के 62 में एंड डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के 60 में। अब 114th अमेंडमेंट मेजर आया था 2010 का, उन्होंने बोला कि जो हमारे हाई कोर्ट की जजेस की जो एज 62 है ना, इसको हटा के हम 65 कर देते हैं। और ऐसे ही वेंकटाचलैया कमेटी आई थी 2000 में, उन्होंने बोला कि हम ना सुप्रीम कोर्ट की जजेस की एज ना एक्सटेंड करके 65 से 68 कर देते हैं। अब बात कर लेते हैं रिमूवल ऑफ जजेस के बारे में। अब रिमूवल ऑफ जजेस में हमने एक मैजिकल आर्टिकल तो पढ़े थे हमने प्रीवियस स्लाइड्स में, तो उस मैजिकल आर्टिकल में से वही आर्टिकल इसमें भी यूज होगा सुप्रीम कोर्ट में। 124 ये आर्टिकल में सुप्रीम कोर्ट में रिमूवल के बारे में बात की है कि उसमें कैसे कैसे रिमूवल हो सके, प्रूवन मिसबिहेवियर या फिर इनकैपेसिटी के द्वारा। यही दो ग्राउंड है जिनकी वजह से सुप्रीम कोर्ट के किसी भी जज का रिमूवल हो सकता है, सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के। इसके अलावा बिल्कुल भी नहीं हो सकता रिमूवल। अब इसमें पूरा प्रोसीजर देख लेते हैं, कैसे कैसे लोग बैठेंगे, कैसे कैसे कमेटी बैठेगी। इसमें 3 बंदों की कमेटी बैठेगी। कौन कौन इंक्लूड होगा? चीफ जस्टिस ऑफ द हाई कोर्ट और द सुप्रीम कोर्ट जज कंडक्ट करते हैं इन्वेस्टिगेशन को। 2 से सुप्रीम कोर्ट के जजेस होंगे कमेटी के अंदर। अगर क्यों? अगर कंप्लेंट है किसके अगेंस्ट? सुप्रीम कोर्ट की जज के अगेंस्ट। टॉप नॉच कोर्ट है ना, वो टॉप नॉच कोर्ट आता है, तो 2 सुप्रीम कोर्ट के जजेस होंगे उसके अंदर। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया किसको एडवाइस करेंगे? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को, टू इम्पीच द जज इन द लाइट ऑफ द कंक्लूजन्स। अब बात कर लेते कमेटी की तरफ, कौन कौन कितने कितने लोग बैठेंगे कमेटी में और कैसे कैसे हमारा इम्पीचमेंट होगा जजेस का। तो सुप्रीम कोर्ट के बारे में बात करें, अगर सुप्रीम कोर्ट के बारे में बात करते हैं तो हमारे केस में हाई कोर्ट के जजेस का तो रोल नहीं होगा। तो जो इन्वेस्टिगेशन होती है ना, वो सुप्रीम कोर्ट के 2 जजेस, सीनियर मोस्ट जजेस बैठते हैं टॉप नॉच कोर्ट के बारे में बात करें। अगर हाई कोर्ट के बारे में बात करें तो चीफ जस्टिस ऑफ द हाई कोर्ट और एक सुप्रीम कोर्ट के जज बैठते हैं इन्वेस्टिगेशन करने के लिए। अब लेकिन उसके में कैसे इंट्रोड्यूस किया जाता है ये बिल, कि मतलब कि अप्रूव करा जाता है कि हमें निकालना है जजेस को, इम्पीच करना है।
तो 100 MPs या ऑफ द लोकसभा या फिर 50 MPs ऑफ द राज्यसभा की हमें परमिशन की ज़रूरत है, अप्रूवल की ज़रूरत है कि भैया एक कमेटी बिठानी है कि इनको निकालना है, सुप्रीम कोर्ट के जज को या फिर हाई कोर्ट के जज को। कोई प्रोसीडिंग को स्टार्ट करने से पहले इंडियन पार्लियामेंट में एक कॉपी सेंड करी जाती है रेलिवेंट उस जज को जिसको निकालने की बात चली आ रही है, इम्पीचमेंट प्रोसेस की बात हो रही है। अगर डिसमिसल ऑफ द जजेस के बारे में बात करें ना, लोअर जुडिशरी में डिस्ट्रिक्ट जजेस के बारे में, तो उनको निकालना थोड़ा इजी रहता है कि मतलब स्टेट गवर्नमेंट क्या करती है कि कंसल्ट करती है हाई कोर्ट से और रिमूव करते हैं डिस्ट्रिक्ट जज या फिर एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज को उसकी पोजीशन से। लेकिन जब वो हाई कोर्ट में पहुंच जाता है ना तो इम्पीचमेंट प्रोसेस थोड़ा सा लंबा हो जाता है। अब बात करते हैं कमेटी की। कमेटी में 3 लोग बैठेंगे। 3 लोग में से एक तो हमारे होंगे चीफ जस्टिस ऑफ द हाई कोर्ट और दूसरे होंगे हमारे सुप्रीम कोर्ट के जज। अगर हाई कोर्ट के लिए बैठ रहे हैं तो चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट तो बैठेंगे ही। अगर जो हमारी इन्वेस्टिगेशन है वो है अगेंस्ट द सुप्रीम कोर्ट जज, तो वहाँ पे बैठेंगे चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट की जगह 2 सुप्रीम कोर्ट जज बैठेंगे। 2 सुप्रीम कोर्ट जज, लेकिन इंट्रोड्यूस करने से पहले, अप्रूवल लाने से पहले, कोई इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट करने से पहले हमें ज़रूरत है परमिशन की। किसकी परमिशन की ज़रूरत है हमें? 100 MPs की लोकसभा में या फिर 50 MPs की राज्यसभा में कोई अगर हमें इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट करनी है। और इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट करने से ही पहले ना पार्लियामेंट में हमें नोटिस भेजना पड़ेगा, मतलब उसे पूरा शोकॉज भेजना पड़ेगा प्रोसीडिंग्स का कि भैया हम तुम्हारे खिलाफ ऐसे ऐसे काम करने वाले, इम्पीचमेंट करने वाले, तो जिस जज के भी करने वाले उसको। अगर लोअर जुडिशरी के बारे में बात करें इम्पीचमेंट प्रोसेस की, तो उसमें स्टेट गवर्नमेंट की कंसल्टेशन, स्टेट गवर्नमेंट कंसल्ट करेगा हाई कोर्ट से और रिमूव कर सकता है डिस्ट्रिक्ट जज या फिर एडीजे को। तो बच्चों, आपको हमारी वीडियो कैसी लगी? अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करिएगा ताकि आपको हमारी अपडेट सबसे पहले मिल सके और हम आपके लिए ऐसे अच्छे वीडियोस लाते रहेंगे। अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रही है तो आप हमारे कोर्सेज में एनरोल हो सकते हैं लॉ के। हम इस टाइम पे सभी कोर्सेज की तैयारी करवा रहे हैं, चाहे वो क्लैट हो आपका, चाहे वो आईलेट हो, चाहे वो कोई भी एग्ज़ाम हो एंट्रेंस का, चाहे वो यूजी के लिए हो या फिर पीजी के लिए हो। मैं मानता हूँ कि थोड़ी सी रेटिंग खराब है लेकिन आपकी तैयारी में कोई दिक्कत नहीं आएगी उससे। हमारी वीडियोस काफ़ी शॉर्ट एंड क्रिस्प रहेगी जिससे कि आपको ज़्यादा बड़े बड़े लेक्चर्स ना देखने पड़े। धन्यवाद।